हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज फिर एक बार मैं संतोष और आपके साथ हूँ क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसका नाम है हेलोल्केन एंड हेलोअरी। तो फिर आज हम लोग लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक का लेक्चर नंबर 4। तो इस चैप्टर्स को इसको आप बहुत बेहतरीन रूप से देखिएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 4 मतलब जो चैप्टर नंबर 3 है, उस चैप्टर्स का जो एक्सरसाइज है 10.4 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। चलिए, देर आए कि कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक का है तो कहीं ना कुछ तो लॉजिक जरूर होगा इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी है। आइए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को क्या दे रखा है, पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन से 10.4 का करें कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग्स हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखना एक बार कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ना जो नीचे दे रखा है इस क्वेश्चन में, इसमें किसका डाइपोल मोमेंट सबसे हाई होगा। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। अच्छा, एक बात ध्यान है, आप हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन की कहानी में मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग तो हेलोअल्केन और हेलोएरिन में डाइपोल मोमेंट पढ़े नहीं थे, ये तो टॉपिक इसका है नहीं। फिर अगर क्वेश्चंस में इसमें दे रखा है तो कोई ना कोई तो बात होगा। तो देखिए बाबू, अगर आप 11th में पढ़े होगे तो आप लोगों को जरूर केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट पढ़ाया गया होगा। अगर केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा है तो यहाँ आया है, या फिर फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। आइए मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सर, आखिर डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख रखा हूँ डाइपोल मोमेंट, ध्यान से सुनना। और बच्चों, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है आइए मैं बताता हूँ। मान लीजिए दो सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज मैंने ले रखा है, Q और एक है Q, मींस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैंने दो पोल ले रखा है, दो सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज है। अब आप मुझे देखिए, यहाँ पर मैंने क्या रखा है कि दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को कितने डिस्टेंस से रखा है, दो चार्ज को d दूरी पर रखा गया है। अब अगर कोई पूछे इसका डाइपोल मोमेंट बताइए, तो सेम मैग्नीट्यूड वाले जो चार्ज होते हैं उसके किसी एक चार्ज को लेते हैं और इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकल के चला आता है आपका डाइपोल मोमेंट, मतलब Q इंटू डी। और डाइपोल मोमेंट को म्यू से सूचित करते हैं, तो म्यू इक्वल टू फार्मूला हो गया Q इंटू डी। सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज मैंने लिया, डी दूरी से दोनों को एक दूसरे को अलग कर दिया। अब दोनों चार्ज तो सेम ही होंगे, बस प्लस और माइनस की खेल होगी। अब मैंने क्या किया, किसी एक चार्ज को लिया, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया आपका डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट्स का जो यूनिट होता है ये होता है डीवाई। क्या होता है बोले एक बार, ये होता है क्या, डीवाई होता है। अब यहाँ डीवाई को हम लोग कैपिटल डी से सूचित करेंगे। केवल कैपिटल डी लिखते समझना डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। बात क्लियर है यहाँ तक। आइए एक और बात मैं बता दूं इस डाइपोल मोमेंट की कहानी में कि भाई जो ये डाइपोल मोमेंट होते हैं ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। कौन सी क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मींस सदिश राशि होता है। इसमें डायरेक्शंस भी होते होंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जिसका डायरेक्शन होता है वैसा वही तो होता है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। आई ये वेक्टर है तो इसमें दो पोल नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस इसमें दो चीजें आएगी। मैंने दो एटम ले रखा है, मान लीजिए ये ए एटम है और ये रहा आपका बी एटम है। मैंने ऐसा समझा, मान लीजिए दो एटम है आपके पास ए और ए जो है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये वाला क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो पावर होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए सर। इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है वो बहुत कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है वो ज्यादा है। ये बी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इस दोनों के बीच मान लीजिए कैसा बॉन्ड था, ए का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ आकर्षित करेगा, मींस इसके तरफ हेड जाएगा। तो ये एरो का हेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बताता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बताता है, और एरो का जो टेल होता है ना, याद रखना मेरे बच्चों, यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बताता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर एनसीईआरटी किताब का ये क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर था। और क्या था, इसे ध्यान से देख लीजिए। पहले तो डाइपोल मोमेंट का पता लगाया हमने, ये कौन सी चीज है, कौन सा तोप है भाई, तो पता चला कि ये दो सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को अगर एक दूसरे को डी डिस्टेंस पर अलग किया जाए तो दोनों के चार्जेस किसी एक चार्ज को लेना और उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट। इसको म्यू से सूचित करेंगे और इसका जो यूनिट होता है डी वाई होता है, जिसको कैपिटल डी से सूचित करेंगे। बोले कोई दिक्कत? अब मैंने क्या बताया कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसे एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर होता है तो डायरेक्शन होगा। अब मैंने कहा कि मान लो दो एटम मैंने लिया ए और बी, जिसमें बी इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ए जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर कम है। मींस जिसके पास ज्यादा उसके पास एरो का हेड और जिसके पास कम उसके पास एरो का टेल दिखा दिए। क्या बात आप समझ पा रहे हैं इस चीज से? यानी हेड उधर ही जाएगा जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। ये रहा हमारा डाइपोल मोमेंट। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जो दिया गया उसमें किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है। तो आ जाओ मेरे भाई, और अब हम लोग देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसका हाई है। कोई दिक्कत हो तो एकदम तुरंत मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए एकदम, और कमेंट में बोलिए कि सर ये दिक्कत है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसकी सुधार कर दूं, क्योंकि मैं लाइव तो हूं नहीं। तो भाई सर लाइव आने का बहुत कुछ वजह है, एक तो नेट का इशू है, इसलिए वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुंच रहे हैं हम। आ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिएगा इस सफर में। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। अब सकती में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, किसका डाइपोल मोमेंट कम, किसका ज्यादा है, किसका जीरो है। सबसे पहले एक बात का ख्याल रखोगे, जब तुम केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ोगे वहां तुम्हें पढ़ाया गया होगा मेरे भाई हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ाया होगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए होंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर का ज्ञान हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन से चलता था। आज मैं उस चीज को आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि अगर किसी कार्बन के पास चार सिग्मा बॉन्ड है, मींस पक्का उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अगर 3 को हुआ तो sp2 होगा, और 2 हुआ तो sp होगा, 1 होगा तो किसी हाल में हाइब्रिडेशन नहीं होगा। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका भी निकालोगे तो sp3, इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, और इसमें टोटल कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा, क्योंकि एक कार्बन से 4 एटम जुड़े और चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। 2 क्लोरीन भी सिंगल, 2 हाइड्रोजन भी सिंगल, इसमें 3 क्लोरीन सिंगल, 1 हाइड्रोजन सिंगल, यहाँ चारों क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो रियल में तो इसकी बनावट आप पढ़ चुके हो कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू? टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल की बनावट कुछ इस किस्म की होती थी, है ना। ऐसा मान लीजिए कि ऐसा कोई एटम हुआ, एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ जाएगा। इस तरह की कोई बनावट अगर बनती है तो सर्वर टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में जाती है। अब देखिए टेट्राहेड्रल है तो ऐसी रियल में बनावट होनी चाहिए जिसमें एक ये वाला रहा आपका, ये देखिए अगर 3D में बनाए तो ऐसी हो जाएगी। और इस भाई साहब को मैं थोड़ा सा सॉलिड वेज में ले रहा हूँ कि डैश वेज लिया है, इसका मतलब होता है बॉन्ड बिलो द पेपर प्लेन। ये पेपर के पीछे के बॉन्डिंग को बताता है, और सॉलिड वाला बॉन्ड
आगे को बताता है, मींस इस बोर्ड पे ऐसा। अब ऐसा बॉन्ड तो इस पर दिखाना संभव है नहीं, क्योंकि 3D का स्ट्रक्चर बोर्ड पर हम कैसे बना पाए। तो ये बॉन्ड यहाँ होता, बॉन्ड कौन है, ये बताते हैं बॉन्ड्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगले आगे की तरफ क्या बताते हैं, तो ये पेपर के आगे की बात है, ये पेपर के पीछे की बात है, और ये दोनों पेपर पर बनते हैं, बॉन्ड ऑन द पेपर प्लेन होते हैं। अब ऐसी बनावट बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं, इसीलिए अगर इसको जनरली लोगों को देखिएगा तो इसकी बनावट ऐसे भी बनाई जाती है, ऐसे भी दिखाए जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। अब ऐसे भी दिखा सकते हैं, कुछ लोग देखिएगा ऐसे दिखलाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, साधारणतः दिखाते हैं, लेकिन रियल में ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और ऐसे लोग दिखा सकते हैं, जैसे CH4 में ऐसा बनता है। अब अगर ये sp3 है तो इसकी बनावट होगी कार्बन, हाइड्रोजन, फिर से यहां ले लीजिए कि भाई साहब कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ इस किस्म का है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बनावट की बात करूं, कार्बन, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन किन है इसमें, ये इस भाई साहब की बनावट है। अगर मैं इसकी बनावट देखूं तो इस भाई साहब के पास तो चारों की चारों सेम सेम है, ठीक। ऐसे मान लीजिए मैंने बनावट निकाला, तो आप देखिएगा भाई कि यहाँ पे जो क्लोरीन आप देख रहे हो, ये क्लोरीन तो कार्बन से कुछ भी दो ऋणात्मक परमाणु है, मींस इसके तरफ वेक्टर बनेगा, उसके तरफ हेड और इसके तरफ टेल रहेगा। अगर इन दोनों में बात की जाए कार्बन और हाइड्रोजन में, तो फिर हाइड्रोजन के तरफ टेल दीजिए, क्योंकि यह कम विद्युत ऋणात्मक है कार्बन की तुलना में। अगर इन दोनों में बात की जाए तो कार्बन की तरफ हेड और इसकी तरफ टेल बनेगा, इसकी बात की जाए तो इसकी तरफ हेड और इसकी तरफ टेल बनेगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों भाई साहब का रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा, दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों भाई साहब का रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। आया ना? अब देखिए इसमें जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो ज्यादा थी, इस भाई साहब हाइड्रोजन की कम थी। अब कम और बेस वाले है तो इसका कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड, अगर इन दोनों के रिजल्टेंट वैल्यू की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का सेम तो नहीं होगा सर, क्योंकि ये कम थे ये ज्यादा थे, इसलिए थोड़ा इसका मान ज्यादा होगा। और जब इसको प्रायोगिक विधि से देखा गया, इसको लेबोरेटरी सिस्टम में देखा गया, तो इसका मान एक्चुअल में निकाल कर आया कि यहाँ म्यू का मान होता है 160 डिवाई। पर इसका रियल में ये देखिए, एक्चुअली केमिस्ट्री का मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि देखो भाई, केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। इसमें हम लोग किसी चीज को बताने से पहले वो बन गया होता है, उसको हम लोगों को बताना पड़ता है। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? पहले बनता है, फिर दुनिया को उसका थ्योरी दिया जाता है कि हमने इसको मिलाया, ऐसे किया, ये बना था। जैसे अचानक से मैं चलते 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 गया, कहीं कील चुभ गया। अब घर जाकर मैं बोलूंगा कि सुनो भाई मैं आ रहा था तो कील चुभा, घर वाले पूछते हैं कैसे चुभा, तो मैं बताऊंगा देखो ऐसे ऐसे आ रहा था चुभ गया। क्या चुभने से पहले मैंने ये बात तो कल्पना भी नहीं किया था? मतलब क्या कि जब हमें कील चुभा फिर मैंने बताया कि कील चुभा तो कैसे चुभा, कहाँ चुभा, ये बात की बातें हैं। लेकिन अब ये मत सोचना कहाँ चुभा भाई, कुर्सी पर बैठोगे तो अलग जगह चुभ जाएगा, रास्ते पर चलोगे तो अलग जगह चुभेगा, चुभ तो गया ही होगा। अब आ जाओगे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इसको प्रैक्टिकली देखा गया तो इसका जो डाइपोल मोमेंट निकल के आया 1.60 डिवाई आया। ठीक उसी तरह इसको देख लीजिए, इसमें जो कार्बन है इस हाइड्रोजन से कुछ विद्युत ऋणात्मक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इससे ज्यादा तो है सर, इसलिए हेड और ये टेल। लेकिन इसमें ये ले जाएगा ज्यादा, इसमें इसके तरफ ज्यादा, इसमें इसके तरफ ज्यादा। अब इन दोनों भाई साहब का रिजल्टेंट आप देखिएगा तो इधर आएगा, इन दोनों भाई साहब का रिजल्टेंट वेक्टर इधर से बन रहे हैं। अब आप अच्छे से जानते होंगे कि सर इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें तो क्लोरीन है, दोनों के दोनों उच्च विद्युत ऋणात्मक है, तो कहीं ना कहीं इसका डाइपोल मोमेंट सॉरी इसका रिजल्टेंट इस भाई साहब से तो ज्यादा ही होगा। इसलिए अगर इसका जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो तब हो सकता था जब सेम सेम होता, ये तो सेम है ही नहीं। इधर तो दोनों उच्च विद्युत थे, इधर तो एक था और एक कभी भी नहीं था। इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड से जो निकल कर आपका रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा, प्रैक्टिकली देखा गया तो ये आया था 0.08 डिवाई। इसका कितना था 1.0 डिवाई। ये प्रैक्टिकली मिला है भाई, मैं अपने घर से नहीं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, इतना प्रैक्टिकली इसको निकाला गया था।
अब इस भाई साहब के पास आइए, अब इसको तो हम देख रहे हैं, ये भी उच्च विद्युत ऋणात्मक ले गया, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों भाई साहब का रिजल्टेंट इधर, इन दोनों भाई साहब का रिजल्टेंट इधर। और जब दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों के दोनों सेम हो, देखिए ध्यान से, इसका भी सेम था, ये भी वही सेम था, तो दो अपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और विल बी जीरो हो जाएंगे। बात समझ में है? अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट विल बी जीरो। इसका मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा एकदम जीरो होगा। बात समझ पाए आप? अब तीनों क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इधर वाले एकदम कम थे, इसलिए डाइपोल मोमेंट एक तरफ से ज्यादा निकला। इसका लेकिन इधर वाला तो ज्यादा था लेकिन इधर थोड़ा कम था, क्योंकि इधर एक क्लोरीन लिया गया था तो थोड़ा कम था, तो इसका डाइपोल मोमेंट हुआ 1.08 dy। इस वजह से देखिए सेम था दोनों तरफ, मतलब ये और ये एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे, अपोजिट वेक्टर होंगे और अपोजिट वेक्टर्स में आपको फिजिक्स में पढ़ाए गए होंगे कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाते हैं, मींस इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ। अब आपसे क्वेश्चंस में तो ये पूछा गया है कि सर किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, आप यहां देखकर बता सकते हैं बच्चों कि किसका ज्यादा होगा, तो CH2Cl2 का 1.60 dy, इसका निकाला क्या निकला है तो 1.08 dy, इस भाई साहब का जीरो, मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो इस भाई साहब का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी 100% करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर इसको आप सजाने की कोशिश करोगे तो क्या निकल कर आएगा कि सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा सर, तो सबसे हाईएस्ट होगा CH2Cl2 का, इससे थोड़ा कम इसका और सबसे कम इसका, मींस ये रहा इस प्रकार का रेशियो। आया समझ में? अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ज्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें, ताकि इसी तरह से पूरी की पूरी हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। और ये मेरा वादा है कि पूरे आपके एग्जाम के समय तक पूरी सिलेबस को कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी बुकों को आप तक पहुंचाया जा सके। जितना ज्यादा मुझे कोशिश करना पड़ेगा करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करते जाइएगा, कोशिश कीजिए खुद से बनाने के लिए। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों।